जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवकुमार। प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपने मेरा नंबर भी देख ही लिया होगा 71। लेकिन क्या ये सही है या इसको प्रूव करना पड़ेगा? आप लोग अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप इस मेरे पूरे जो मेरा शिफ्ट था उसका सलूशन भी देख लेंगे। क्या मेरा जो शिफ्ट था इजी था या कठिन था, जो भी रहेगा आप साथ में चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। और मैं एग्ज़ाम हॉल में जब दे रहा था एग्ज़ाम, अपना पूरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। जब मैं जिस क्वेश्चन में पहुंच रहा था वहां पे मैं क्या सोच रहा था, आप सबको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम में जो है हिंदी हल किया था, उसके बाद जीएस, उसके बाद रीजनिंग, फिर मैथ। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे थोड़ा अंतर रखा कि मैं पहले यहाँ पे जीएस हल करूँगा, उसके बाद हिंदी में जाऊँगा, फिर रीजनिंग में, फिर मैथ में। और यहाँ जो टाइमिंग चलता है यूट्यूब का, वहाँ पे मैं आपको सेक्शन में बांट दूँगा, आप क्लिक कर करके भी जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, 71 नंबर मेरा है 80 में से। और अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। मेरा शिफ्ट भी यहाँ पे लिखा ही है, देख लीजिए, 29 फरवरी का है 2023, यानी कि अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ। और ये बैच तो 2023 का ही है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आइए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर मुझे पता था, सावित्री बाई फुले थी। देखिए ऑप्शन 4 सही है ये। ओके, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप किस टीम ने जीता, यानी कि 2023 में किसने जीता? तो ये होगा जर्मनी। ये भी देखिए सही है मेरा। तो मैं अब नहीं बोलूँगा मेरा ये सही है, मैं अगर सही रहेगा मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूँगा। ठीक दोस्तों, अगला है, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्राहिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा युद्ध तथा शांति मंत्री। देखिए, इसको मैंने गलत कर दिया क्योंकि दोस्तों मेरा जो एग्ज़ाम था वो 55 मिनट में हल कर लिया था। उसके बाद मैं आया चेक करने जीएस को, तो पहले तो इसी को लगाया था, लेकिन फिर सोचा हो सके ये ना हो। हालांकि हिस्ट्री में पढ़ा था, फिर इसको लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। तो ये वाला गलत है मेरा, पर ये आपका उत्तर सही है, युद्ध तथा शांति मंत्री। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धिदीप्त मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध इनमें से किससे है? तो अगर पंडित रविशंकर को अगर याद है तो आप सितार लगा दीजिए, फिर आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है? तो कथक सम्राट एक ही लोग को कहा जाता है, बिरजू महाराज जी को। और भी कथक है तो कथक से संबंधित है, ये वाला भी सही था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो ये किसको देता है? तो जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को मिलता है, विदेशियों को तो मिलेगा नहीं। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश के द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा WC प्लाडेन। इसको मैं गलत कर दिया था, इसको मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ये देखिए, मैं इसको तीसरा वाला चूज किया हूँ। मतलब पढ़ा था दोस्तों, लेकिन उस वक्त याद ही नहीं था, बात यह है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? कलयुग सत्यभामा दोस्तों किसे कहा गया? शोभा नायडू को। ये वाला भी मेरा गलत हो गया था, देखिए। हालांकि मेरा जीएस में जो है दोस्तों 15 सही है, 5 ही गलत हैं। अगला है, एक हैंडबॉल टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं, यानी कि कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा 7 खिलाड़ी होते हैं। ये वाला भी गलत था मेरा। अभी तक 3 गलत हो गया, अभी 2 गलती और होगा कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो दोस्तों पी ब्लॉक का कौन सा है? ऑक्सीजन अपना है। ये देखिए सही है, इसको मैं केमिस्ट्री में पढ़ा था। ये तो हालांकि हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की, यहाँ पे डैश बराबर वर्ष के दौरान फर्म के उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? माल सूची में परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन मैं इसको अंतिम स्टॉक पता नहीं क्या समझ कर लगाया था। 4 गलत हो गया, अभी एक और गलत आएगा।
अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 10वीं पंचवर्षीय दोस्तों कौन सी होगी, 2002 से 2007। ये देखिए सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश जुलाई के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये तो करंट अफेयर का है, ये मध्य प्रदेश में गए थे प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न है इंडिया अर्थात भारत डैश है, क्या है दोस्तों। तो जो भारत अपना ये राज्यों का एक संघ है, ना कि फेडरेशन वगैरह नहीं है। ये भी सही है। ये 17वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो लूसोफोन दोस्तों कहाँ पे होता है, ये गोवा में होता है। ये सही है। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त करता है, क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता विधेयक। ये वाला सही है, करंट अफेयर है। ये अभी प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, अमित शाह जी इसको बिल लाए थे, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने की थी। तो किन्होंने की थी, अपने स्वामीनाथन जी थे, एमएस स्वामीनाथन। ये भी सही है। अगला प्रश्न है 20वां 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किस शहर ने की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बर्मिंघम ने। तो ये होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके जीएस में क्या ये मॉडरेट है, कठिन है या आसान है, जो भी हो आपका एक्सपीरियंस आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसके बाद मैं आपको हिंदी वाला कराने वाला हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों जीएस में मेरा 15 सही था, 5 गलत है। आइए देखते हैं हिंदी में कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों हिंदी में मेरा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंगारे बरसना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक गर्मी पड़ना। देखिए अक्सर न्यूज़पेपर में हेडलाइन में भी लिखा रहता है यहाँ अंगारा बरसा, आग बरसा, कुछ भी बरसा। तो ये वाला सही है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। उसने एक मोती का हार खरीदा। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। क्योंकि एक हार जो होता है उसमें मोती कई होते हैं तो उसको मोतियों बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। हार एक है उसको एक वचन में बोलेंगे। तो ये देखिए सही है मेरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो रोज सुबह सवेरे जल्दी उठना, यहाँ पे उठना का जो है तत्सम पूछ रहा है, जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो उठना दोस्तों क्या होगा, उत्तिष्ठ होगा। मैं इसको लगा दिया था उच्छ्वास, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। लक्ष्मण की भ्रांति भक्ति, यानी कि क्या होगा, भाई की निस्वार्थ सेवा। यानी कि जो भगवान राम थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की थी। ये देखिए सही है, रामायण से ऐड करके इसको हल किया। अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी चुनिए। वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अवश्य लिखा है ना, तो इसका सही जवाब होगा अवश्य। देखिए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतर्दर्शी। जो मन को बात जान लेता है उसको क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए, ये दोस्तों मेरा गलत हो गया था। हिंदी में जो है, हाँ मैंने आप लोगों को बताया नहीं, हिंदी में मेरा 17 सही 3 गलत हैं। तो ये अंतर्यामी ही समझता था मैं, अंतर्दर्शी होगा। पर क्या होगा, अंतर्दर्शी। दिए गए विकल्प का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ओके,
कह रहा है समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। इसका जवाब दोस्तों क्या होगा, जितनी दुर्गति पहले, ये होगा। मतलब क्या कर रहा है, कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि जो सेंटेंस का जो भाग है यहाँ पे त्रुटि नहीं है, बाकी में त्रुटि है। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मैं देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हिंदी का, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको डी वाला चुनना है। तो इसमें क्या दिया, समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 में यहाँ पे त्रुटि है। ओके, ये देखिए सही है मेरा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारी बात का मतलब मैं समझा नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखना है, वर्तनी ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं भी गलत पढ़ लिया, देखिए मतलब लिखा है, लेकिन ये क्या होगा, मतलब होगा। इतना दिमाग एक्टिव रहता है कि अगर 4 अक्षर है तो उसको मैं मतलब ही पढ़ूंगा। हालांकि इसको मैं सही है मेरा, सही किया हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विकल्प के विलोम शब्द का सही विकल्प है। ठंड का मौसम सभी के अनुकूल डैश नहीं होता है। तो अनुकूल का दोस्तों विलोम क्या होगा, प्रतिकूल होता है, जैसे अनुलोम विलोम होता है। ये सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सूर्य अस्त होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तो दोस्तों जो अस्त है इसका विलोम क्या होगा, उदय होगा। सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। मैंने उस चीज को अदर्थ डैश प्राप्त करने की सोचा था लेकिन नहीं मिला। तो जो अदर्थ, अदर्थ से इसको अर्थ बोला जाएगा। इसका क्या होगा दोस्तों, तद्भव, इसका होगा आधा। देखिए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, आतताई बोलते हैं। ये सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। गजानन, गजानन दोस्तों किसको बोलते हैं, भगवान श्री गणेश को। देखिए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आज भी गांवों में लोगों के घरों में खूंटी डैश बने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे खूंटी का क्या बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। इसका क्या होगा दोस्तों, मेक होगा। तो मैं इसको क्या लगा दिया था, तीसरा रंज लगा दिया था। ये वाला मेरा गलत हो गया था। मेक मैं पहली बार नहीं पढ़ा तो होऊंगा, पर शायद ये रंज भी हो सकता था, पर इसका सही जवाब क्या होगा, मेक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि मतलब त्रुटि किस में है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें किस भाग में त्रुटि है, जैसे में सबसे होगा। देखिए ये वाला सही है। यहाँ पे होना चाहिए था में से होना चाहिए था। देखिए दोस्तों अब आ गया ये कम पैसेज वाला आ गया है। इसमें देखिए क्या है, हालांकि इसको पैसेज को आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा ऑप्शन पे चलता हूं। देखिए हमारे देश की यही है डैश की यहाँ त्योहार पर भरपूर आनंद मिलता है। तो क्या होगा, ये पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा विशेषता। ये सही है। हालांकि पैसेज शायद मेरा सब सही है, देखते हैं। अगला है, मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और डैश लेकर आता है। क्या लेकर आता है दोस्तों, आनंद लेकर आता है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, मेले की डैश बच्चे हों या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है। क्या, रौनक देखने को मिलती है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, मेले में विभिन्न तरह के खेलों का डैश किया जाता है। क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ये भी सही है। अब दोस्तों मेरा रहा आखिरी हिंदी का प्रश्न, इसके बाद मैं आपको रीजनिंग फिर मैथ कराऊंगा।
मनुष्य मेले में जाकर अपनी डैश को दूर कर सकता है क्या? थकान को महसूस करता है। देखिए दोस्तों, मेले में जब जाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और ये भी सही है। दोस्तों ये रहा मेरा हिंदी के 20 प्रश्न, जिसमें से मेरे 17 सही है, 3 गलत थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके शिफ्ट से तुलना करेंगे तो ये टफ था, इजी था, क्या था, पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं हम रीजनिंग की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अब रीजनिंग का। अभी तक तो मैंने जो जीएस और हिंदी हल किया है वो दोनों बिल्कुल इजी ही लेवल थे। देखते हैं क्या रीजनिंग भी इजी लेवल है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये मेरा सेंटर था मधु वचस्पति इंटर कॉलेज में, जो कि प्रयागराज में ही है। ये मेरा होम सेंटर है और होम कह सकता हूँ मेरा ही ज़िला है। और ये मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है। देखते हैं फिर रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। आइए पहला प्रश्न है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। यक्स वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा? तो देखिए आपके सामने 3 डाइस दिया है। इनमें देखिए जो आपको कॉमन दिखे उसी को चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे यक्स कॉमन है और यहाँ पे भी यक्स कॉमन है। तो क्या करेंगे, यक्स लिखेंगे, एक क्लॉक वाला ऐसे सर्किल बनाएंगे। आप लोग हल करते हुए देखे होंगे। तो यक्स, उसके बाद लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे टी। यहाँ पे भी इसे इधर ही की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि इसका एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज है, आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स और ए लिखेंगे और उसके बाद क्या है यू लिखेंगे। तो देखिए ए का जो उल्टा होगा वो सी होगा और यू का उल्टा टी होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी इसमें ऑप्शन है जो कि इनमें है लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वाई इसको समझ लेंगे। तो यक्स का जो विपरीत होगा क्या होगा दोस्तों, वाई होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि मेरा सही है। ये देखिए तो जो मेरा रीजनिंग में है दोस्तों, ये मेरा केवल एक गलत है, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट का, बाकी 19 सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखिए सिडनी जो है कहाँ संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। तो टोरंटो जो शहर है यह किससे संबंधित है दोस्तों, कनाडा से। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर होगा 4 होगा। ये वाला दोस्तों मैं जानते हो कहाँ सीखा था इसको, द कपिल शर्मा शो देखता था तो उसमें कपिल टोरंटो की बात अक्सर करते थे, तो वहीं से मैं गेस करके इसको कनाडा लगा दिया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई निहित है। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो डिजाइन है ये किस में निहित है? तो देखिए आपका ऑप्शन 1 है, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद इसको यहाँ ले जाएंगे और ये देखिए डिजाइन बन गया आपका, और ये मेरा सही भी है। देखिए पहला वाला ऑप्शन था, पहला सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न डैश के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी? देखिए हम यहाँ से जो इसका वृत्त है यहाँ शुरू करते हैं। वृत्त जो है इधर भागा है, फिर इधर गया है, फिर इधर, फिर इधर। तो देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो क्या होगा अगला वाला में, क्या होगा, ये यहाँ पे वृत्त आ जाएगा। ठीक, ये वृत्त आ गया। उसके बाद देखिए इरेज कैसे होगा, एक सेकंड इसको इरेज थोड़ा कर देते हैं। आ गया टेक्स्ट पे। अब देखिए जो ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ग का देखिए जो इधर भागा है नीचे की तरफ, चल नहीं रहा, हाँ चल रहा है। तो ये नीचे की तरफ भागा है तो इधर गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वर्ग जो है जो दोस्तों ये वर्ग है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपके ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ये इसमें मिल ही रहा है। तो ऑप्शन सही होगा। वैसे प्लस वाला भी भागेगा, फिर त्रिभुज वाला भी। तो वही बहुत आसान था। तो देखिए इसमें कौन सही है, दूसरा सही है। और ये देखिए मेरा दूसरा वाला सही भी है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का ये मेरा गलत हो गया था। तो देखिए क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्य लीला, मैक्स, नोरा, ओलिवर, पेनी और किन एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, तो ठीक है, मैं एक ये देखिए मेज बना दिया, ये हो गया हमारा वृत्त। कह रहा है मैक्स किन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो जो किन भैया हैं इनके बगल में कौन है, ये देखिए मैक्स को बैठा दिया। ठीक, और लीला मैक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। जो लीला है ये मैक्स है, तो लीला के एक यहाँ डैश छोड़ दें, इसके बाद ये लीला, देखिए लीला को भी बैठा दिए, बाईं ओर है। उसके बाद कह रहा है नोरा पेनी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए 4 लोग का सीट तो मैं कर दिया। तो क्या करता हूँ मैं, जो नोरा है पेनी के बाईं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको पी ही मान लूँ, ये पी हो गया, नोरा के यहाँ इसके बाईं हो गया, नोरा का बाईं इधर ही तो होगा ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए 2 2 4 1 5 5 हो गया। यहाँ पे एक डैश बच रहा है, यहाँ पे किसी को बैठाना है। प्रश्न क्या है, किन और नोरा के ठीक बीच में कौन है। तो किन और नोरा के बीच में दोस्तों देखिए
ये पांचों नाम तो हो गया, लेकिन ओलिवर का नाम अभी नहीं आया। तो यहाँ पे किसको हम बैठा देंगे, ओलिवर को बैठा देंगे। तो किन और नोरा के बीच में कौन आएगा, ओलिवर आएगा। अब मैं चूज कर लिया था पेनी को, शायद यहाँ अरेंजमेंट करने में गलत कर दिया था, तो यही केवल एक रीजनिंग में गलत है, बाकी 19 सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में आकृति को बताइए कि खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये जो आकृति है तो इसका उल्टा करेंगे, ये वो करेंगे, तो इसको आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ये चौथा वाला है और सही भी है मेरा, ये देखिए 4 वाला सही है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ ये वाला बढ़िया है। एक निश्चित कोड भाषा में चार्ज को GHT या B से लिखा जाता है, तो सर्किल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम बैक करते हैं, थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं, देखिए जूम होता है तो आपको बताने में आसानी रहेगी मुझे, थोड़ा नीचे। ओके, तो देखिए जो E है, अगर यहाँ से हम पीछे से जाएंगे EFG यानी कि कितना 2 बढ़ रहा है, ठीक। और उसके बाद G के आगे बढ़ेंगे तो G से H जाएंगे तो 1 ही बढ़ रहा है। ऐसे ही इसमें संबंध है, R का कितने जाएगा T, यानी R 18 होता है, T कितना होता है 20 होता है, तो इसमें 2 बढ़ रहा है। ओके, और A वाला देखिए A के बाद फिर 1 ही बढ़ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर ऐसे मतलब कि पहले 2 बढ़ेगा फिर 1 बढ़ेगा। तो E जो है, E का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, तो 5 के EFG कितना होगा G 2 बढ़ेंगे, उसके बाद कितना बढ़ेंगे हम 1 बढ़ेंगे, तो LM तो क्या होगा M होगा, ठीक। देखिए ऑप्शन में भी मिलाते हुए चलेंगे, अभी तो नहीं मैच कर रहा है। फिर C की तरफ जाएंगे, C के बाद कितना बढ़ना है 1, यहाँ पे देखिए हम 2 बढ़े हैं, यहाँ पे 1 बढ़ेंगे फिर 2 बढ़ेंगे, CDE फिर क्या होगा E होगा दोस्तों, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 बढ़ ली, अब 1 बढ़ना है हमें, R के बाद कितना, R के बाद 1 बढ़ना है, R यस फिर यस आएगा। अब देखिए मैच करते हैं, अभी भी नहीं मैच कर रहा है, अभी थोड़ा सा एक और बढ़ना पड़ेगा। इसमें कितना बढ़े हैं, 2 बढ़े ना, नहीं 1 बढ़े हैं, उसके बाद 2 बढ़ना है। फिर I के बाद क्या होता है IJ आता है, नहीं I के बाद 2 बढ़ना, IJK आएगा। तो क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले यहाँ पे 2 बढ़ना है फिर 1 बढ़ना है, ऐसे यहाँ से देखेंगे, पहले 2 बढ़ना है फिर 1 बढ़ना है फिर 2 1 ही वाला रिलेशन चलेगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि मेरा भी सही है, हालांकि सब सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए पारा जो है सभी में कॉमन है, PARA का अमन है, ठीक। डी के बाद दोस्तों क्या आता है 4 यानी D4, उसके बाद क्या आएगा G आएगा, उसके बाद देखिए तीसरा P1 वाला कौन आएगा, L आएगा, ऐसे ही जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। यानी कि ABCD में जो आएगा उसी के हिसाब से अरेंज कर देना है। ओके, हाँ अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे यक्स है, यक्स का दोस्तों कितना होता है 24 होता है, और उसके बाद कहाँ W जा रहा है, -1 हो रहा है, और उसके बाद Y कितना होता है 25 होता है, फिर W ही ला रहा है, यानी कि 25 में से हमें यहाँ क्या करना है -2 करना है। सेम क्या हम यहाँ करेंगे, हम J का कितना होता है दोस्तों 10 होता है, तो हाँ J का 10 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9, I 9 बराबर क्या हम मानते हैं I होता है, ठीक। M में क्या है, M का होता है 13, और 13 में कितना हमें माइनस करना है 2, तो 13 में -2 करेंगे क्या आएगा 11, 11 किसको बोलते हैं हम K को बोलते हैं, यानी कि हमारा उत्तर होगा I और K। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो ईजी आ रहा है, देखते हैं, हालांकि पूरा ईजी है दोस्तों, आप बहुत आसानी से हल कर सकते थे इसको। देखिए इसमें कह रहा है A + B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी नहीं। अब यहाँ पे सीधा हल में आते हैं। देखिए P भाग D है, यानी भाग का अर्थ क्या है A B की माँ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे P को लगाएंगे और इसको थोड़ा एरो बना देंगे और ये किधर जाएगा D की ओर। ओके, अब फिर कह रहा है ये जो डॉलर वाला सिंबल है, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे दिखाएगा भी, ये देखिए डॉलर का अर्थ है कि A B का भाई, यानी कि D जो है B का भाई है, यानी कि B जो है इसका भी जो P है ये B की भी मम्मी होंगी। ओके, तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि B + H, प्लस का अर्थ क्या है A B की पत्नी है, यानी B जो है H की पत्नी है। यहाँ पे कोई H जो है इसकी नई हीरो की एंट्री हो रही है, इसको थोड़ा इधर कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि H भी हो गया, H गुणे T, तो गुणे का अर्थ क्या है दोस्तों A B का पिता है, यानी कि H जो है T का पिता है, तो ये देखिए यहाँ पे हम T को लगाएंगे, यानी कि इन दोनों का बच्चा जो है T हो जाएगा, और T - M, अब माइनस का अर्थ क्या है A B की बहन, T जो है M की बहन है, यहाँ पे M लगा दिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है P का H से संबंध क्या है, ये तो यहाँ पे हम लोग फालतू परेशान थे। तो देखिए
पी का संबंध क्या होगा, पी जो है माँ है डी और बी की, और जो एच जो है बी जो है एच की पत्नी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एच है ये पी का दामाद होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, पत्नी की माँ है, यानी कि जो एच जो है पी से संबंध क्या होगा कि पी जो है एच की पत्नी की माँ है। ओके, तो सही होगा। आप लोग अपने हिसाब से हल करते होंगे, मैं अपने हिसाब से हल कर रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि नीचे दिए गए दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। देखिए 4 और 7, यानी अगर जहाँ पे 4 है वहाँ पे 7 करना है, और जहाँ 7 है वहाँ 4 पर। एक मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जहाँ पे 7 है वहाँ पे हमें 4 लेना है, ठीक। तो क्या करेंगे, 4 + 2 माइनस जहाँ 4 है वहाँ पे 7, उसके बाद गुणे 3। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 7 × 21, 4 2 6, यानी कि 21 में से 6 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा -15। देखिए ये वाला सही है, तो ऐसे इसको भी हल करेंगे तो इसका नहीं आएगा, बाकी सबको हल करेंगे सही उत्तर आएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह इस चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह प्रश्न चिन्ह है, तो n का कितना होता है दोस्तों, 14 होता है, और k का कितना होता है, 11 होता है, यानी कि -3 किया गया है। और k उसके बाद h8, यहाँ भी -3 है, और e कितना है 5, यहाँ भी -3 है। यानी क्या काम करेंगे हम दोस्तों, 14 में 3 जोड़ देंगे, 14 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो 17 किसका होता है, क्यों का होता है, ये लीजिए पहला वाला सही हो जाएगा। 12 प्रश्न हो गए दोस्तों, 13वें में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 से क्या हो गया 14, यहाँ पे प्रश्नवाचक है ऐसे पढ़ने। 3 में अगर हम लोग दोस्तों 11 जोड़ देंगे तभी तो होगा 14, ठीक। फिर क्या 14 के बाद क्या आएगा, ऑप्शन के हिसाब से तो 1 आ रहा है, लेकिन फिर क्या करेंगे हम, हालांकि हमें ऑप्शन नहीं पता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अब दिख ही गया है तो इसी साल कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 14 में से दोस्तों माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे 11 है ना, डैश ओ ऑड नंबर से बढ़ना है, -13 कर देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। अब फिर देखिए 1 आ गया है ना यहाँ पे, अब 1 में क्या करेंगे हम 15 जोड़ेंगे, देखिए 1 + 15, 15 कर देंगे कितना आएगा 16 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 भी है। फिर क्या काम करेंगे, 16 में से 17 माइनस कर देंगे, 16 - 17 करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। ये देखिए -1 आ गया, यानी कि 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17, यही वाली सीरीज चलना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए आपका ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि 16 को 10 लिखा जाता है, 9 को 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 8 को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत दिमाग लगाएंगे, हल तो जल्दी नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए अगर इसको गिनेंगे इसके अक्षर को कितना आएगा, इसमें देखिए 16 यानी कि 7 अक्षर है, ठीक। 7 में क्या करेंगे हम 3 को जोड़ देंगे, लीजिए 10 बन गया। उसके बाद 9 है, इसमें 4 अक्षर है, 4 में क्या करेंगे हम 3 जोड़ देंगे, सॉरी ये देखिए कितना हो जाएगा 7। वही सेम काम करेंगे 8 में देखिए इसमें 5 अक्षर है, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 8 आएगा। ये देखिए आपका उत्तर 8 होगा। अगर आप इसको अभी जोड़ते घटाते बहुत समय लग जाता है, लेकिन कितना आसानी से हो गया। ये एग्जामिनर आपको फंसाता है दोस्तों, लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये निष्कर्ष और वो वाला है कथन वाला। देखिए कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है, कुछ ए बी है। देखिए एक हम गोला बना लेते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं ए, और कुछ ए जो है बी है, तो यहाँ पे इसका कुछ भाग हम बी में लेके चले जाते हैं। फिर दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ बी के हैं, तो कुछ बी जो है क्या है के हैं, ये लीजिए के बना दिया। और तीसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी के जे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे पूरा गोला कर देंगे, सभी के क्या हैं जे हैं। अब देखिए आपका निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ बी जे हैं। देखिए दोस्तों जो कुछ बी है क्या ये जे है, हाँ देखिए यहाँ पे जे काफ़ी टच कर रहा है, ये वाला पहला वाला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ ए जे हैं। देखिए जो ए है ये काफ़ी दूर है, लेकिन जे तो यहाँ पे है, तो कोई संबंध ही नहीं बीच में, तो क्या काम करेंगे कि कथन पहला निष्कर्ष सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन 4 में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी पहला वाला सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न को स्थान पे आएगी। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, क्या आएगा 96। दोस्तों अगर आप इसको पाए होते आपके शिफ्ट में आ जाता, आप बहुत ही आसानी से उसको हल कर सकते थे। देखिए ऑप्शन दूसरा होगा, बहुत आसान पेपर है। आप देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
5 मित्र ओलिवर, पिन, केनी, रयान, सोफी। देखिए सेम नाम है, बस थोड़ा एक में उसमें 6 दिया था, इसमें 5 दिया था, ये वाला मेरा सही था। देखिए क्या काम करेंगे, हम एक गोला बनाएंगे पहले। ओलिवर पेनी के ठीक दाईं ओर है, तो ओलिवर भैया क्या है यहाँ पे, पहले पेनी बनाएंगे, ओलिवर इसके दाईं ओर है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, किन और सोफी के बीच में ठीक ठीक बीच में रयान बैठा है, ओके। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सोफ़ी और किन यहाँ लग देंगे, बीच में कौन आएगा, रेयान आएंगे, ओके। आर यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या करें, सोफ़ी पेनी का पड़ोसी नहीं, देखिए सोप ये पी है, ओके, और ये एस है, पड़ोसी तो नहीं है, दूर दूर है। फिर कह रहा है किन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, जो किन है इसके नहीं दाईं ओर, ओके, देखिए दाईं ओर लिखा है, तो किन के दाईं ओर कौन बैठा है, देखो तो पी बैठा है, पी मतलब पेनी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो देखिए ओ देखिए लास्ट में समय सही है, बाकी अच्छा हम शुरुआत से ही करते हैं। एस का कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। यू का कितना होता है, यहाँ पे देखिए यू है पहला 21 होता है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। फिर यू से डब्लू में जा रहा है 23, यानी 2 बढ़ रहा है। अगला क्या करेंगे, 25 और 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आएगा। 25 दोस्तों किसका होता है, वाई का होता है। तो देखिए ऑप्शन 1 में दूसरा में दिया है वाई, बाकी हल करने का सकता है नहीं। अगर एग्जाम में आप फास्ट हल करना चाहते हैं, आपको थोड़ा रिस्क भी लेना ही पड़ेगा, तो इसका दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 कह रहा है, हालांकि इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अब ऑप्शन पता है तो हम आपको हल करके ही दिखा देते हैं। 10 और 20 को बदलना है। देखिए जहाँ पे 10 है वहाँ पे हम 20 कर देंगे, जहाँ 20 है वहाँ 10। तो देखिए पहला क्या करेंगे, 20 माइनस 26 प्लस 12 गुणे 10, जहाँ 10 है वहाँ 20 कर दिया। अब देखते हैं इसका मान क्या आता है। 12 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा, और ये माइनस के 6 कर देगा। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे मैं गलती कर दिया, यहाँ पे भाग भी है, सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे भाग भी लगा दिए। तो अब इसको जो है ये वाला तो गलत हो गया। यहाँ पे 20 माइनस 26 12 गुणे 10, अब भाग यहाँ पे क्या है, भाग है, तो भाग से क्या करेंगे, 5 से काट देगा कितना आएगा, 2 आएगा। अब 12 को गुणा कर देंगे कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक। और 24 ये माइनस है, ये क्या करेगा, -2 देगा। और ये 20 है, 20 में जाके फिर -2 घटा देंगे, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा था। हाँ कोई अक्षर अगर मिस कर देते हैं तो भी हल करते हुए पर समझ बीत जाएगा। ये देखिए दोस्तों रीजनिंग का बिल्कुल आसान और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद मैं आपको मैथ कराने वाला हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये इसका कुछ निकल आ रहा है, इसको पहले वाले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। बस इसमें करना क्या था, पचवा आएगा, यहाँ पे पचवा आएगा, लेकिन आपको इसमें चूज करना बहुत कठिन हो जाता। देखिए इसको भी चूज कर सकते थे, कोई इसको कर लेगा कोई इसको, लेकिन बहुत ही हम क्या करेंगे, बहुत ही कंट्रोल होकर इसको चूज करेंगे। क्या होगा इसका दूसरा वाला, देखिए यहाँ पे आ गया, बढ़ गया, सेम जैसे मैं यहाँ पे किया था। दोस्तों ये रहा रीजनिंग का। अगर आप लोग कमेंट करके बताइए ये वाला इजी है या कठिन है। मेरे हिसाब से तो इजी है। अब मैं आपको मैथ की तरफ ले चलता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं अब मैथ का सेक्शन में कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और इसका सलूशन क्या होगा। इसमें देखिए दोस्तों मैथ में मेरा 20 में 20 रहा है, तो देखते हैं आप लोग बताइएगा इसका लेवल क्या था। मुझे तो ये भी इजी ही लगा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको चाहे आप रेशियो हल कर लीजिए, चाहे तो मैं एक आसान सा मेथड बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक वाला। 32 ठीक प्लस ये 31 और 24, 31 गुणे 24 ठीक बराबर। देखिए ये जो 24 है, अब 32 को जोड़ लेंगे कितना होगा, 56 होगा ठीक। अब देखिए यहाँ 24 यहाँ भी 24 कॉमन है, 24 को कॉमन ले लेते हैं। 24 को कॉमन ले लिया तो 32 और 31 को ऐड भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 ठीक दोस्तों। अब बटे में 56 है, 56 का कर दिए तो देखिए 8 3 का 24 8 7 56 ठीक। अब ये 7 से काट देंगे इसको, 7 9 63, 9 और 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आएगा, 9 3 27। ले लीजिए आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अब ऐसे हल कर लीजिए जैसे मैं बताया, चाहे तो आप रेशियो से अगर हल करते हो तो रेशियो कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो घन होता है ये तो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, जो इसे डिजाइन बनता है दोस्तों, उसमें जो तिरछी रख सकने वाली सबसे लंबी यही लाइन है। तो उसका जो फार्मूला होता है, तो ये क्या होता है कि सबसे लंबी वाली जो लाइन होती है, तो क्या करेंगे 50√3, इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है a√3। तो देखिए अंडर रूट कट जाएगा, तो a बराबर इसकी एक भुजा जो घन की है कितनी है 50, तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, तो क्या होगा 50 25 25 25 पंजे 125, यानी कि 125 और 3 0। लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। ओके, तो देखिए जो पपीते का मूल्य जो 40%, इसको रेशियो में हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बटे 100, ये लिखिए ये 0 कट जाएगा 2 5, यानी कि ये जो इसका रेशियो है कितना बन जाएगा 2/5। तो क्या कह रहा है कि वृद्धि करना है ना, तो 5 से क्या करेंगे हम चले जाएंगे, ओ सॉरी यहाँ पे बैक करो, यहाँ पे रेशियो लगाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे हम थोड़ा डैश छोड़ देंगे और उसके बाद जो नीचे लाइन लिखते हैं 10% कम हो जाए, तो 10 का परसेंटेज निकालेंगे, वो क्या बोलते हैं इसको भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1/10। तो क्या करेंगे 10, अब क्या कर रहा है ये कम हो जाए, तो कम क्या करेंगे 10 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 10/5 कर देंगे इधर, और इधर क्या करेंगे 9/7 कर देंगे। अब देखिए यहाँ हल करेंगे 5 2 आएगा और ये 7 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये वाला रेशियो 14:9। अब देखिए कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो 14 में से अगर दोस्तों हम 5 की कमी करेंगे और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ये लीजिए, तो इसको बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 500/14, इसको भाग देंगे 14 तिरिक 42 और 8 14 पंजे 70, ओके 5 आएगा। देखिए 35 किसी में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है 35 और दशमलव आएगा, हल कर लेंगे, हल करने का सकता ही नहीं है, 35 इतना दूर दूर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजू राहुल से 20% कम कुशल है, यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। तो देखिए दोस्तों जो राजू हैं, तो राजू किससे राहुल से 20% कम है, पहले 20% को क्या करते हैं रेशियो में बदल देते हैं, मतलब भिन्न में, तो ये देखिए 20 पंजे 100, यानी कितना हो जाएगा 1/5। तो क्या कह रहा है कि राजू राहुल से 20% कम है, तो जो राहुल हैं RH, इसको RH बोलते हैं, कितना है 5 इसकी क्षमता है, और जो राजू हैं उनकी क्षमता क्या हो जाएगी RJ की 4 हो जाएगी, क्योंकि 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक 20 दिनों में, यानी क्षमता उसकी 5 है और दिन कितना लग रहा है 20 लग रहा है, तो क्या करेंगे 20 × 5, और राजू का निकालना है तो भाग दे देंगे 4 से। ओके, तो 4 पंजे 20, अब 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 25, ये लीजिए ये भी हल हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है 512/8 गुणे ये वो, तो देखिए अगर इसको 11 से काट देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 49 को ये 49 का क्या है वर्ग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 8 जाएगा कितना आएगा 41 होगा, इतना बचा लिया मैं। अब गुणा करना है और इसको 8 से काट देंगे, तो 8 छंग 48 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 64 गुणे ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस है, ठीक प्लस लगाएंगे 169। देखिए दोस्तों ये जो 169 ये 13 का स्क्वायर है, और जो ऊपर वाली गिनती है 2197 13 का क्यूब है, ठीक। अब देखिए यहाँ से इस 1 2 तो कट जाएंगे, बचेगा कितना 13। अब क्या करेंगे 64 का गुणा 41 से करेंगे और उसमें 13 ऐड कर देंगे, तो कितना होगा ये लीजिए आसानी से गुणा कर देते हैं, 1 चौके 4 4 1 छक्का 6, ठीक, और 4 चौक 16 4 छंग 24 1 25 4 6 दूनी 12 6 2 2624 आ गया, इसमें 13 और ऐड कर दो, 4 3 7 3 6 2 2637 आएगा, ये लीजिए आ गया आपका उत्तर। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 है, निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक में अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है, तो छूट प्रतिशत क्या कीजिए। तो पहले क्या करेंगे 3500 का 30% हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा
गुणे 30/100, 30% कितना होगा, 2 जीरो कट जाएगा। 35 का 105 यानी कि 1005 आएगा, वो 1050 है, 1050 को 3500 में ऐड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4550 हो जाएगा ना। ये लीजिए 4550 कर दिए इसको। इसका क्या करेंगे, 3500 का, इसी 3500 में ही उसको 5% का लाभ भी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ये लीजिए, ये 2 जीरो कट जाएगा। 5 17 दूनी 34 से 35 यानी कि 175, तो क्या करेंगे, 3500 में 175 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3675 हो जाएगा। ये लीजिए, भी आ गया आपका 3675। या तो आप चाहे तो इसको अब रेशियो से हल कर लीजिए, चाहे तो बेसिक से हल करते हैं। देखिए सबको समझ में आएगा, बेसिक से हल करेंगे। क्या करेंगे, 3675 को इसमें माइनस कर देंगे। ये लीजिए 5 7 8 से 14 8, ये कितना हो जाएगा, 0 यानी कि 875। यानी कि इसका मतलब हुआ दोस्तों 875 का रुपया का डिस्काउंट देगा कितने में से, 4550 में से। ठीक, ये गुणा कर देंगे 100। ये लीजिए, इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा आंसर 19.23 आएगा। ठीक, इतना आपको हल करना, आप चाहे तो हल कर सकते हैं। अब इतना गुणा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेवजह, क्या मतलब। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, जो अंकित मूल्य है कितना है, 3 है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 2 है। ठीक, तो इसका मतलब है छूट कितने की दे रहा है, 1 की दे रहा है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, मूल्य उसका कितना है, 3 है, तो उसके बाद प्रतिशत में इसको बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए, इसको जब हल करेंगे कितना आएगा, 33.33 आएगा। ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्या करेंगे, इसको ले जाके पहले इसमें माइनस कर देंगे। तो 2300 में से 752 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1600। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 1600 ऐसे लिखेंगे, और लाभ कितने का हुआ है, 752 का। ये लीजिए, 100 का गुणा कर दिए, तो ये जब काट हो गया, अब बचा 16, तो 16 चौको 64, 4 आएगा। ओके, और कितना बचेगा, 4 5 11 यानी कि 112, 16 का 96, 16 7 112। ये लीजिए, सही है, कितना आएगा, 47% आएगा। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसका भी हल सॉल्यूशन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो देखिए दोस्तों, जो 900 रुपया है आपका, ये कितने का मान है, 5 का यहाँ लाभ हो रहा है, 25 के यहाँ माइनस हो रहा है, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30%। ये हो गया हमारा 30%। हमें मान पहले, ओ सॉरी, ये ज़्यादा में बढ़ दिया, ये कितना हो जाएगा, 30%, और हमें कितने चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो देखिए 3 3 का 9, 3 और 30 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 को 100 से गुणा करेंगे, 3000 हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य, अब क्या करेंगे, 3000 का हम 40% निकाल ही लेते हैं फट से। ये लीजिए 100, तो 1 जीरो इधर काट देंगे और 1 जीरो इधर काट देंगे, 4 3 12, यानी कि 3000 में दोस्तों अगर हम 1200 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4200 रुपया हो जाएगा। ये लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 4 संख्याएं 7 8 9 10 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी का योग कितना होगा। तो देखिए, इसको अगर ऐड करेंगे 7 8 9 10 को, तो 7 दूनी 14 15 25 9 34, यानी कि 68 को क्या करेंगे हम 34 से भाग दे देंगे। अब पूछ की रहा है पहली और चौथी का, देखिए पहला वाला 7 है और चौथा वाला क्या है, 10 है, तो 10 7 कितना होगा, 17, गुणे कर देंगे, हमें 17 का मान चाहिए। अब क्या करेंगे, 17 दूनी 34 होता है, 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6 2 चौक 8, ये लीजिए 34 था, 34 ही आ गया। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान पेपर है, आप अंत तक देखिए वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों अपने किसी भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा, मेरे भाई बहन के पास। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्रयागराज क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके प्रयागराज का चैनल है। ओके दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसको हल कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। देखिए इसको जब कट करेंगे कितना आएगा, 7 का 7 और 6 7 9 63, ओके 19 हो जाएगा, और 13 7 91 प्लस लगाएंगे 7 हो जाएगा, और 36 216 कितनी बार जाएगा दोस्तों,
6 बार जाएगा। ओके, हाँ 6 बार जाएगा तो माइनस क्या करेंगे 6 कर देंगे। देखिए इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 20 और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ हम प्लस लगा लेते हैं। अब इसको भी अलग से हल ही कर लेते हैं। तो 11 के 11, 11 9 99, फिर माइनस करेंगे 16 छक्का 96, 6 माइनस करेंगे 5 9 45, 9 जोड़ देंगे। देखिए अरे लिख जा, तो ये 3 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 होगा। अभी इस 22 को ले जाके यहाँ जोड़ देंगे, कितना होगा 2 4 यानी कि 42। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 42 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो योग है, मान लीजिए वो संख्याएं क्या हैं, यक्स हैं और वाई हैं, दो संख्याएं। तो क्या करेंगे यक्स प्लस वाई कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब बराबर लगाएंगे, कह रहा है उनके बीच का अंतर 6 गुना है तो यक्स माइनस ओ ओ ओ हाँ वाई कर देंगे। और इसमें क्या रहा है 6 गुना है तो दोस्तों चाहे तो हम इधर 6 से गुणा कर दें और चाहे तो इधर हम 6 से भाग दे दें। तो क्या, चलिए ठीक है हम इधर ही भाग दे देते हैं। अब इसको हल करेंगे, जब 6 को उधर ले जाएंगे गुणा कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 6x माइनस 6y। अब इसको बराबर इधर उधर करेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5x बराबर वाई उधर चला जाएगा, माइनस जोड़ के कितना हो जाएगा -7y, माइनस माइनस कट जाएगा। तो क्या करेंगे यक्स बटे वाई बराबर 7/5 यानी कि जो अनुपात बनेगा 7:5 बनेगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 50% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो दोस्तों इसको अगर आप हल करेंगे बहुत समय लगेगा। हम आपको एक सुंदर सा फार्मूला बताते हैं, बहुत ही प्यारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, डी बराबर, डी मतलब क्या है, जो ये अंतर है यही है डी बराबर। अगर 2 वर्ष का निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे, 3 वर्ष का रहेगा उसके लिए अलग फार्मूला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पी, इसको करेंगे ऐसे, आर क्या है, पी जो है आपका ये मूलधन यही पूछना चाह रहा है, और आर क्या है आपका रेट है, बटे कर देंगे 100, इधर लगा देंगे हम एक स्क्वायर। ये दो का मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर अलग है अपना, 2 से कोई मतलब ही नहीं हमें, बस ये हम जानते हैं कि 2 का ये फार्मूला है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हम मान रख देते हैं, डी का मान कितना हुआ डिफरेंस 7200 बराबर पी का मान हमें निकालना है और आर का मान कितना है 50% है, 50/100। ठीक, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए काट देंगे कितना बार, 2 बार जाएगा, 2 है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और 4 जो है दोस्तों यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा। देखिए 0 0 4 दूना 8 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका P बराबर ये हो जाएगा 28,800। ये लीजिए आपका उत्तर आ गया। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की, उसकी औसत चाल क्या होगा। तो देखिए जो चाल बराबर होता है क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले सभी का समय निकाल लेंगे। तो जो T1 है, जो आपका औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ओके, तो कुल दूरी हमारी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7 है तो 4 समान दूरी तय किया तो कितनी हो जाएगी, हमारी कुल दूरी हो जाएगी दोस्तों 28 हो जाएगी। लेकिन हमें समय निकालने के लिए क्या काम करने पड़े, 8 देखिए चाल अगर इतना है, टी इधर चला गया यानी कि दूरी के 7/8 T1 आ गया। T2 ऐसे ही निकाल लेंगे, हालांकि फिर बाद में जोड़ना है तो हम भी जोड़ते हुए चलेंगे। तो कितना हो जाएगा 7/16 प्लस और 7/24 प्लस 7/32। अब देखिए दोस्तों इसको सबका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमें 96 इसका एलसीएम आएगा। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 का 8 और 16 यानी 12 8 96 होता है ना। तो 12 का गुणा 7 में करेंगे, 12 सत्ते कितना, 12 सत्ते 84। ये लीजिए हम इसको 84 यहाँ पे ऐड कर दिए, 84 प्लस 16 छक्का 96, तो इस पर 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे, 24 चौके जाता है तो 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे 32 तिहैया 96 तो 7 का 21। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको जब पूरे को ऐड करेंगे इतना कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, क्या करेंगे हम 28/1 कर देंगे और इसको ले जाके पलट भी देंगे तुरंत हम, क्या हो जाएगा 96/175। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे 175। ओके,
अब इसको क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, कितना हो जाएगा 25। 4 का गुणा 96 में करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 384। ये हमारा 25 है, ये नीचे 25 ये भी हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब मैं तो दोस्तों इसको ऐसे ही हल किया था, पर वहाँ पे बहुत तेज हल किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि v का 63% बराबर है 238 का 36%, तो v का मान कितना होगा। आइए दोस्तों, इसे तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, v गुणे 63 बटे 100, 100 मान लेते हैं, थोड़ा फिर क्या करेंगे 238 का कितना है 36%, अब बटे 100 कर देंगे, तो देखिए नीचे वाला 100 है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक दोस्तों। और v ये देखिए इसको काटेंगे हम, 9 सते 63, 9 चौक 36, ओके। और 7 को भी ले जाके इधर काट देंगे, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा, v बराबर 34 गुणे 4, कितना आएगा दोस्तों, 4 चौक 16, 4 3 12, 13, 136 आएगा आपका उत्तर। ये लीजिए आ गया 136। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो इसको आप चाहें तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, आप इन दोनों को ले जाके भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बाकी तीनों नहीं कटेंगे लेकिन ये वाला कट जाएगा, ओके दोस्तों। अब देखते हैं 17 वाला प्रश्न क्या है, यदि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर ये 1/4 है तो क्या करेंगे, कितने 5 साल में है, तो क्या करेंगे 5 गुणे 4 कर देंगे, यानी कि अगर 5 साल में 25% आ रहा है तो 10 साल में 50% आएगा, और इससे 20 साल में कितना होगा, 100% पूरा उसका रिटर्न आ जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपये हम इन्वेस्ट किए थे तो 20 साल बाद हमें 100 रुपये जोड़ के हमें मिल जाएगा कितना, टोटल 200। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 करेंगे, 5 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 साल में हमें उसका बराबर जितनी वैल्यू इन्वेस्ट किए उसके बराबर और मिल जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए प्राकृतिक संख्या तो इसका क्या है, औसत 51 है, इसका मतलब हुआ दोस्तों 4 इसके आगे जाएंगे, 4 इसके पीछे जाएंगे, तो देखिए 51 के बाद क्या आएगा, 52 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 54 आएगा, ठीक। अभी 3 ही बढ़े, 54 55 हो जाएगा, लेकिन हम इससे क्या पूछा है, छोटी वाली, तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये वाला 49 हो जाएगा, उसके बाद 48 हो जाएगा, 3 हो गए, अभी एक और पीछे चलना है, कितना हो जाएगा 47। ये देखिए अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, बीच वाला हमारा ये 51 आ जाएगा, और सबसे छोटी पूछा है तो हम 47 लगा के टिक पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी डी से 40% अधिक कुशल है, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों देखिए सी और डी से पहले इसको जो 40% इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं, 40/100 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 2/5 आएगा। तो इसमें कह रहा है सी डी से 40% अधिक कुशल है, तो जो अपने डी वाले भाई हैं ये 5, इनकी क्षमता 5 है, और सी की अगर ज़्यादा है तो इसको 5 2 7 कर देंगे, 7 हो जाएगा। और दोनों मिलकर काम को कितने 40 दिनों में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 40 गुणे दोस्तों 7 5 12, ओके 12। हमसे पूछ किस रहा है, सी वाले का, तो ये सी हमारे ये है, तो इसको 7 से ले जाके यहाँ पे हम भाग देंगे, तो 12 चौक 48, 48/7 कटेगा है ये नहीं, तो ये देखिए आपका 480/7 आंसर आ गया। ये लीजिए दोस्तों मैथ का सबसे आखिरी प्रश्न। अब देखिए आप लोग देखा है कितना आसान प्रश्न था, कितना आसान पेपर आया था। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 37 है तो बड़ी संख्या कितना होगा। तो देखिए आपके पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमें तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, हम इसको लिख लेंगे, ये पेन हम अपन ऑन कर लेते हैं। 4107 हमें दिया है, और लासा गुणे मासा तो मान लेते हैं कि ये मासा दिया है ना, तो हम लासा को मान लेते हैं x से, और गुणे कर देंगे 37। ओके दोस्तों, अब 37 को ले जाके इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना आएगा 37 का 37 एक आएगा, और 37 में से यानी कि 41 से 37 कटेगा, 4 बचेगा, 4 40 हो जाएगा, फिर 37 का 37 एक बार फिर जाएगा, फिर 40 में से 37 घटेगा 3 आएगा, 3 और 7 ये दिया है तो एक बार फिर जाएगा, 37 का 37 कितना आएगा 111 आएगा। ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर
दूसरा सही है। तो दोस्तों ये रहा मेरा शिफ्ट 29 फरवरी 2024 को जो हुआ था एसएससी जीडी का, और इसमें मेरे जो है टोटल अभी जो है 41 बोल रहा हूँ, 71 सही है, 9 गलत हैं। और अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है 7-8 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो 150 मार्क्स पहुँच जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इसके आगे। अभी हाँ दोस्तों, आप लोग अपना अगर जिन लोगों का 29 फरवरी का था और चौथे शिफ्ट में था, वो लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर मुझे, और उनका मार्क्स कितना है ये भी बताएंगे। आप लोग को ये शिफ्ट, अगर जो अलग शिफ्ट वाले देख रहे हैं वो लोग बताएंगे कि ये शिफ्ट आसान था, कठिन था, क्या था, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे हमारे प्रयागराज क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।